अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कुछ दस्तावेज़ात मंजर आम पर आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर एक फ़ॉलोइंग है और उस फॉलोइंग से मुतल्लिक जो इंकशाफात हुए हैं इस दस्तावेज़ात में वो आपसे शेयर करते हैं और अपने तजियाकारों के सामने उससे मुतल्लिक सवाल रखेंगे। ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में सरकारी सोशल मीडिया के ज़रिए, टीम्स के ज़रिए, जिसके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ, एक सियासी एजेंडा प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होता था। अब जो डिटेल सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 870 मिलियन रुपए रखे गए। 25 से 40 हज़ार रुपये पर भर्ती किए गए सोशल मीडिया वर्कर्स जो कि सियासी मकासद को आगे फैलाते थे, बढ़ाते थे, प्रोपेगेंडा मुहिम, डिसइंफॉर्मेशन आगे फैलाते थे। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स में से 72% अकाउंट्स यानी 72% अकाउंट्स 2021 से पहले पीटीआई की जानिब उनका झुकाव नहीं था, लेकिन इसी इन्फ्लुएंस की वजह से 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया और पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू किया। इन दस्तावेज़ात में ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ इसमें टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हुआ, यानी आपका मेरा पैसा इस्तेमाल हुआ जो पार्टी का ज़ाती तशहीर और एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि दस्तावेज़ात इस तरफ भी पॉइंट करती हैं कि जो 9 में और जनरली इदारों के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत अंगेज़ या फिर इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं उनको भी फैलाया गया इन सोशल मीडिया अकाउंट से। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं, जो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, किस तरह से भर्ती किया गया, टीम्स बनाई जाती हैं सोशल मीडिया, बट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और इसके पीछे वजह सरकारी पैसे का इस्तेमाल भी है? इसको ज़रा पढ़ते खोलते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है, पजीराई मिलती है अवाम में, नो डाउट, लेकिन क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल और फिर उससे बनाई हुई जो टीम है उससे सारा का सारा प्रोपेगेट किया गया और उसने लोगों की जहन साजी की? मैडम शेख, बड़ी वजह तो नहीं कहा जा सकता, एक वजह कहा जा सकता है। पीटीआई नौजवानों में मकबूल तरीन जमात हमेशा से रही है। इमरान खान की अपनी ज़ात की करिश्मा साजियाँ और उनकी ज़ात हमेशा से मकबूल तरीन रही है बाकी किसी भी सियासतदान से। और पीटीआई का सोशल मीडिया केपी में इक़्तिदार में आने से पहले भी सबसे आगे थे और सोशल मीडिया पीटीआई का कमाल का रहा है उनका, और उन्होंने बड़ा फोकस किया है सोशल मीडिया पे। कई मुल्कों में इनके सोशल मीडिया के जांबाज हैं जो बग़ैर पैसे के भी काम करते हैं और पार्टी की लॉयल्टी में भी करते हैं। इमरान खान का फ़ैन क्लब भी है, पीटीआई लाइक माइंडेड भी है और पीटीआई एज ए पार्टी भी उस पर खर्चती है और बहुत सारे फाइनेंसर्स भी खर्चते हैं। लेकिन यस, एक वजह यह भी है, लेकिन आपने अच्छे भले सवाल में जो मेरे पास सवाल पहुंचा है उसमें मेरे भाई अता तारड़ को घुसा दिया और फिरदौस आशिक अवान को घुसा दिया। फिरदौस आशिक अवान साहबा को तो छोड़िए, वो तो मरकज़ और पंजाब में हेड रही इतलात और नशरियात की, तो वो उन्हें तब बोलना चाहिए था जब वक्त था, अब उनकी बात की कोई हैसियत नहीं है। जहाँ तक मेरे भाई अता तारड़ का मामला है तो उनका तो छोड़ ही दीजिए। जब ये इक़्तिदार में आते हैं, मतलब मुस्लिम लीग वाले इक़्तिदार में आते हैं, 5-5 कैंप ऑफिस बन जाते हैं, कसाईयों की तरह खर्चा होता है, 14 अरब दोनों भाइयों की सिक्योरिटी पे लग जाता है, रायविंड की दीवारें, सिक्योरिटी गेट, हत्ता के वहाँ रखे गए कुत्ते भी सरकारी खर्च पर होते हैं, शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर को रेड़ा टांगा बना देना, नवाज शरीफ के 4 सालों में 400 दिनों के गैर मुल्की दौरे और 100 गैर मुल्की दौरे, नवाज शरीफ साहब की हार्ट सर्जरी सरकारी खर्च पर, तोशाखाना लूट मारा, और फिर वो मुझे याद आ गया मरियम नवाज साहबा का सोशल मीडिया, जो पीएम हाउस में उनका ऑफिस था, जब उनके पास कोई ओहदा नहीं था पार्टी का भी और वैसे भी, तो वो भी आपके सामने है। लेकिन मैडम शेख,
और दुख की बात यह है, जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है आज नून पे, पीपल्स पार्टी पे, मौलाना पे, 90 वज़ीरों मशीरों वाली हुकूमत ये 16 महीने रही। एक मरतबा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 33 मरतबा फरा गोगी का नाम लिया इन्होंने। फरा गुज्जर हो जाएं, मानिकाज हो जाएं, बुजदार हो जाएं, पंजाब तकर्री तबादले के लुटमार हो जाएं, केपी करप्शन, इन्होंने धेले का काम नहीं किया। सिर्फ बातें ही बातें, अमली तौर पर ताड़र एंड कंपनी कुछ भी ना कर सकी। जहां तक केपी का मामला है मैडम शेख, पीटीआई हुकूमत जब महमूद खान के पास आई, साईं उस्मान बुजदार प्लस के पास, तो लुट मार की केपी में इंतहा हो गई। जो कुछ परवेज खटक दौर में अच्छे काम हुए थे वो भी रिवर्स हो गए। आप मालम जब्बा छोड़ें, बीआरटी छोड़ें, हेलीकॉप्टर के केस छोड़ें, तंबाकू माफिया छोड़ें, स्मगलिंग छोड़ें, 90 अरब का सूबा मैडम शेख, आखिरी बातें, पीटीआई दौर में 800, दोनों अदवार में 890 अरब का मकरूज हुआ। और ये बताता चलूं कि ये सोशल मीडिया सिर्फ केपी में नहीं रखा गया, हमारे पैसों पर, हमारे टैक्सों के खर्चों पर, ये पंजाब में भी थे और मरकज़ में भी थे। और अब सूरत हाल ये, और बहुत सारा इस पे पैसा खर्चा गया टिकटॉकर्स पर और बहुत सारे सोशल मीडिया के आगे पेजेस बनने पर और ट्रेंड सेट करने पर, और बहुत सारों को नौकरियां दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हम ये सवाल करके छोड़ देंगे? क्या ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई भी हुकूमत आकर इसको छोड़ देगी? ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए। कैसे? और केपी में महमूद खान की जाती जेब से ये पैसा निकालना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त हेड थे, उनसे ये पैसा वसूल किया जाना चाहिए। सर, महमूद खान या फिर अगर जैसे फयाजुल हसन चौहान का देख ले बयान, वो कह रहे मैं तो शाहिद हूँ इन सारी चीज़ों का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद बैठ के रिपोर्ट लेते थे सबसे। जी मैडम शेख, रिपोर्ट लेते थे, और रिपोर्ट देते कौन थे? फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और इनके बाकी जो मीडिया की सवेरे सवेरे एक मीटिंग होती थी जिसमें 8-10 मीडिया एडवाइज़र थे, कुछ टीवी चैनल वाले, कुछ दूसरे, तो वो ये रिपोर्टें देते थे, ये चीते थे उस वक्त। फयाजुल हसन चौहान साहब जब इतलात के हेड थे पंजाब में, जो उस दौर में हुआ उनसे वसूल किया जाए। तो ये इनकी बातें छोड़ें, ये मैडम शेख ये सारे सेपरेट नोट भट्टी साहब, ये उस वक्त आप लोगों के सामने था, ये बातें आप लोग को सुनने को मिलती थी, या अभी कोई नया इंकशाफ हुआ है, आपको भी अभी पता चला है? नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत पहले का पता है, बहुत पहले का पता है। और एक आपके प्रोग्राम में मैं और साफी साहब इस पे बात भी कर चुके हैं। बहुत पहले का पता है, सारा कुछ पता है, मरकज का पता है, पंजाब का पता है, केपी का पता है, जीबी का पता है, आज़ाद कश्मीर का पता है। सोशल मीडिया पे बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये जो है कि सिर्फ इसी पैसे की वजह से नहीं, ये नहीं मानता मैं कि पीटीआई नंबर 1 पे थी। पीटीआई वैसे भी बड़ा एज ए पार्टी भी पैसा खर्चती थी, उसके बहुत जांबाज भी हैं, उसके लाइक माइंडेड भी है, इमरान खान का फैन क्लब भी है, और उसके साथ जुड़े हुए नौजवान भी बहुत ज्यादा जो खुद ब खुद भी करते थे, लेकिन पैसा खर्च हुआ। ठीक है, सिर्फ सरकारी पैसा नहीं, जनरली भी आपके ख्याल में पीटीआई का एक क्लाउड था। लेकिन महमल, ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा, इस तरह की जो इन्फ्लुएंसिंग होती है या जहन साजी करने के लिए लोगों को मुतासिर करना होता है, वो किस हद तक कारगर साबित होती है? देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि जो सरकारी पैसा खर्च हुआ इसकी निशानदेही तो जो है वो बहुत पहले पिछले दौर के अंदर एक्चुअली रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा ये बात करते थे कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है पीटीआई के लिए। पीटीआई की मुनज़्ज़म कैंपेन्स, ट्रोलिंग की कैंपेन्स होती थी सहाफ़ियों के खिलाफ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। तो उसके ऊपर आपको याद होगा कि 12 अगस्त 2020 को चंद खवातीन सहाफ़ियों ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, जिसमें मैं भी थी, कि जिसमें हमने ये बताया था कि उस वक्त की पीटीआई की जो हुकूमत से मुंसलिक अकाउंट्स हैं वो एक मुनज़्ज़म ट्रोलिंग कर रहे हैं खवातीन सहाफ़ियों की, खास तौर पर उनकी रिपोर्टिंग और उनके तज्ज़ियों की वजह से। बहुत सारी हमारी कॉलीग्स थी जो इस ट्रोलिंग का जो थी उनके ऊपर, जिस तरह आसमा शिराजी हो गई, गरीदा फारूकी होगी, बेनज़ीर शाह, रीमा उमर, नसीम ज़हरा साहबा, अब्बर शम्सी और भी बहुत सी हैं जिनके नाम उस स्टेटमेंट के अंदर हैं, कि इन सब की ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग हुई पीटीआई की गवर्नमेंट में। अब मैं यहाँ आपको
अलीना अपनी एग्जांपल देना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हमने एक स्टोरी की पेशावर के क्वारंटीन सेंटर की अनहाइजीनिक कंडीशंस के बारे में, जो अप्रैल 2020 में, उससे बेनज़ीर शाह साहबा ने भी ट्वीट किया। तो उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर थे तैमूर झगड़ा, जिनको वो ट्वीट पसंद नहीं आई, जिनको वो स्टोरी पसंद नहीं आई, और उन्होंने उसके ऊपर फिर ट्वीट भी किया। अच्छा, उसके 4 दिन के बाद मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई ट्रोलिंग की, जिसमें मेरे ट्विटर अकाउंट हैक करने की भी कोशिश की गई, और उसके बाद मुझे रेप थ्रेट्स आई, डेथ थ्रेट्स आई, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो लीक किया गया, उसके ऊपर भी रेप थ्रेट्स आई। और मैं आपको बताती चलूं कि मोहसिन दावर साहब को मैंने कहा कि ये पढ़कर सुनाए ये मैसेज जो है नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी में, जब बिलावल भुट्टो साहब ने हमें बुलाया खवातीन सहाफ़ियों को, जब हमारी स्टेटमेंट आई, तो वो चंद लाइन्स के बाद वो ना पढ़ सके क्योंकि उसके अंदर जुबान ही कुछ ऐसी थी। वहां पर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी शीरी मज़ारी साहबा, उन्होंने कंडेम नहीं किया ये सब कुछ सुनने के बावजूद, और आधी मीटिंग के बाद वो चली गई। हमारी स्टेटमेंट के बाद और भी हुकूमती मिनिस्टर्स थे जिनका ये एटीट्यूड था कि वो विक्टिम्स को ब्लेम कर रहे थे, ना कि ये कि वो कंडेम करते इस ट्रोलिंग को। और उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि इसके ऊपर होनी चाहिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन, आप इनको रोकें, क्योंकि रियासती मशीनरी कहीं ना कहीं उसका साथ है, कहीं ना कहीं रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है हुकूमत वक्त से, क्योंकि मुंसलिक अकाउंट्स हैं, और वो इस किस्म की उनके ऊपर अगर तनकीदी कोई रिपोर्ट होती है, कोई ऐसी जो उनको लगता है कि क्रिटिसिज्म है, मीडिया के अंदर भी लोग थे अलीना जो हुकूमत की सपोर्ट में सामने आए और हम पे अटैक्स में शामिल हुए। कोई भारतीय एजेंट कहता था, कोई एंटी स्टेट, कोई कुछ, तो ये नहीं देखा कि रियासती मशीनरी किस तरह से सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्रिटिक्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो चीज़ है अलीना, इसकी एक वजह है, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने देखा कि किस, अब तो खैर सब कुछ सामने आ गया है कि पीटीआई को किस तरह से रियासती इदारों ने सपोर्ट किया, एक पूरा सिस्टम बिछाया गया पीटीआई को हुकूमत में लाने के लिए। इदारों में अपॉइंटमेंट्स तो लग गए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले अब ये रिपोर्ट आ गई है, उन डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट कभी नहीं होगी जिनकी पूरी की पूरी टीमें इन्वॉल्व थी पीटीआई की सपोर्ट में, वो कभी नहीं आएगी। आज पॉलिसी तब्दील हो गई है, तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन पीटीआई ने एक्चुअली जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने बहुत पहले सीख लिया। 2010-11 में अगर आप ट्विटर, फेसबुक आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से हुए, तब वो पार्टी के पैसों से, पार्टी के अंदर जो लोग थे जिनको एटीएम्स कहते थे, उनकी टीमें थी बहुत सारी। उसके बाद जो है ये मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन से पहले मैंने ये बात की कि जिस तरह मोदी भक्त होते हैं इंडिया के अंदर, वो एक पूरी उनकी एक मुनज़्ज़म कैंपेन, बीजेपी की ट्रोलिंग कैंपेन होती है अगेंस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, अगेंस्ट जर्नलिस्ट, उसी तरह से पीटीआई उस चीज को फॉलो कर गया। तो उन्होंने बहुत पहले टैकन कर लिया था सोशल मीडिया का, और फिर जब वो हुकूमत में आए, वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बाद में फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, उन्होंने उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया डिसेंट को अपने खिलाफ जो है क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए। और आज भी ये माइंडसेट है लीना, आपने आज खान साहब के वकील का देखा होगा, आपने शायद उनकी ट्वीट पढ़ी होगी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी चैनल्स का बॉयकॉट कर दें। ये नहीं उनको समझ आ रहा, ये एक अजीब माइंडसेट है कि ये जो एंकर्स, जो चैनल्स इस वक्त पीटीआई के लोगों को बुला रहे हैं, प्रेशर लेकर बुला रहे हैं, उनके ऊपर कहां से नहीं प्रेशर आता, वो फिर भी आपको वक्त दे रहे हैं। लेकिन आपका ये कि नहीं, क्योंकि ये शायद उनको इस तरीके का कि नहीं इधर नहीं जाना, इन चैनल्स का बॉयकॉट करें। ये जो पॉलिसीज हैं पीटीआई की, पॉलिसी ये है कि लोगों पर अटैक करें और उनको चुप कराएं अगर वो आपके साथ नहीं खड़े। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। ये हाँ, यहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहना कि किसी को गद्दार या वो चीज डिक्लेयर करना, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। तो अगर कोई इस तरह की जो कैंपेन्स हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हम किसी को बिना एंटी स्टेट या गद्दार इन चीजों को हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये जरूर है कि ये रियासती पैसा, रियासती टैक्स पेयर का पैसा, रियासती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हुई, तो क्या वो एक पार्टी के लिए इस्तेमाल हुई या वो उस हुकूमत की कोई अगर टूरिज्म पॉलिसी है, कोई दूसरी चीजें उनको हाईलाइट करने के लिए हुई। बट सोहेल साहब, जब इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जो जनरली गवर्नमेंट के साथ, या जिस तरह बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की तरक्याती मंसूबे या जनरल मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वो एक पार्टी का एजेंडा आगे फैलाएं, तो क्या वो ज़्यादा क्योंकि वेरीफाइड और अनवेरीफाइड अकाउंट्स के दरमियान में भी होता है कि वेरीफाइड अकाउंट्स के ऊपर हम ज़्यादा यकीन करते हैं, तो इस तरह के अकाउंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ी से फैलाता है डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा को। और क्या आप समझते हैं कि इससे कहीं ना कहीं पीटीआई को ज़्यादा हेल्प किया, या पीटीआई की मकबूलियत वैसे भी थी अगर उनके प्राइवेट अकाउंट्स को देखा जाए तो? नहीं, देखिए, पीटीआई का शुरू से ही सोशल मीडिया पर वो पॉपुलर रही है। आप याद करें कि जनरल मुशर्रफ जब थे, तो जनरल मुशर्रफ को भी सोशल मीडिया ने बड़ा वेलकम किया था,
और इसी वो जो झांसे में आकर उनका ख्याल था कि मैं अगर वापस जाऊंगा तो जितने मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर हैं मेरे तो इस्तकबाल होंगे कराची एयरपोर्ट पर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। मगर हमने देखा कि ये जो सोशल मीडिया फॉलोअर हैं ये अपनी सारी जंग सोशल मीडिया पर ही लड़ते हैं, ये मैदान में नहीं आते। और यही हम देख रहे हैं कि अब भी पीटीआई के हक़ में सोशल मीडिया जो है उसकी मेजॉरिटी है और गालियाँ निकाली जाती हैं, अपने मुखालिफ जो है उसको स्पेस नहीं दी जाती, सारे हर वक्त जो है उस पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैदान में कोई निकलने को तैयार नहीं है, कुर्बानियाँ देने को कोई तैयार नहीं है। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो कोड़े खाए, जेलें भुगती, नून लीग जो है उसने भी सज़ाएँ काटी, नाअहलियाँ काटी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे तवक्को की जाती है कि जब चैलेंज दरपेश हो तो वो कुर्बानियाँ भी दे। तो हमारे लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं वो बातें तो बड़ी करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, लेकिन अमली तौर पर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई मतलब आप जो भी कहें वो सोशल मीडिया पर पहले से ही अगर ये पैसे ना भी लगाए जाते तो तब भी वो सोशल मीडिया पर बड़ी पॉपुलर थी शुरू से ही, जैसे मैंने जनरल मुशर्रफ का हवाला दिया। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब को ये क्रेडिट भी दें कि उनको बहुत पता है मीडिया को कैसे डील करना है। चुनाचे जितनी तवज्जो उन्होंने अपने बिल्डअप पर, अपने इमेज पर दी, इतनी आज इससे पहले ना नवाज़ शरीफ, ना बेनज़ीर भुट्टो, ना कोई भी नहीं आज तक दे सका। यानी हर सुबह जो सबसे पहला इजलास होता था वो यही इजलास होता था कि मीडिया को क्या कहना है, सोशल मीडिया को क्या कहना है, आज क्या रिस्पांस आया है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमने उस ट्रेंड को कैसे डील करना है। इस तरह से कभी किसी ने मीडिया को मुनज़्ज़म नहीं किया। और आप ये भी सुन चुके हैं कि इमरान खान ख़ुद ये कहा करते थे कि ये ट्रेंड चलाएं, ये इसको फॉलो करें, इसको ट्रोल करें, इसके साथ ये करें। तो इसका मतलब है कि उनकी इस बारे में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी लीडरों से बहुत बेहतर। इसीलिए वो अपने सोशल मीडिया को बहुत ऊपर ले गए हैं और अब भी किसी के पास अभी तक भी इसका कोई तोड़ नहीं निकल सका। जबकि मेरा ख्याल है सब सियासी पार्टियों को इससे सीखना चाहिए कि किस तरह से सोशल मीडिया को और दूसरे मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको किस तरह से अपने हक में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर इमरान खान की स्ट्रेटजी का तोड़ होगा तो तभी जाके उनकी सियासत का तोड़ भी मुमकिन होगा। शहजाद, आपकी क्या राय है? अलीना, देखें, जो बुनियादी सवाल है कि सोशल मीडिया पर मकबूलियत की वजह यह है कि सरकारी पैसा खर्च किया गया, मेरे ख्याल से ये बात तो दुरुस्त नहीं है। मकबूलियत की ये वजह नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ सब ने कहा कि पीटीआई में जो एक यूथ फिनोमेना था उस वजह से हम देख रहे थे 2010-11 जब बहुत सारे, शायद हम में से भी लोग ट्विटर ना इस्तेमाल करते हो, फेसबुक ना इस्तेमाल करते हो, खैर फेसबुक तो थोड़ा पहले आ गया था, उस वक्त भी आपको वहाँ पे पीटीआई की बहुत प्रेजेंस नजर आती थी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे जो बाहर बैठ के थे, वो करते थे। ये बात भी दुरुस्त है कि पार्टी के भी अपने उस वक्त मीडिया सेल बनना शुरू हो गए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा इसमें फाल थे, इसलिए मकबूलियत का इससे ताल्लुक नहीं है। दूसरा, जो डेट अगर आप देखें, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं वो कहते हैं कि 2018 में ये इनिशिएट किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, और जो 2 साल का डेटा दिया हुआ है कि 87 करोड़ इस्तेमाल हुए, ये 2 साल में हुए, 2021-22 और 2022-23 में। यानी कि 2018 में ये इनिशिएट किया, जबकि 2013 में भी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त भी नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से क्योंकि सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस थी, इमरान खान को पता था ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस्तेमाल किया गया सरकारी पैसा बाद में जाके 2020-21 में, ताकि जो फेक प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, अपनी पार्टी के प्रोजेक्शन है, दूसरों को मलाइन करना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। स्ट्रेंथ उनकी थी ऑलरेडी सोशल मीडिया, लेकिन फिर उन्होंने जो पैसा इस्तेमाल किया वो इस काम के लिए किया। जैसे इसमें एनेक्चर बी में आप देखेंगे तो काफी सारी मिसालें भी दी हुई हैं कि जो लोग इनके पेरोल पे थे, जो पैसा ले रहे थे, उन्होंने किस किस्म की ट्वीट्स की। कोई एंटी स्टेट ट्वीट कर रहा था, कोई जो है पोस्ट वहां पे कर रहा था तो वो अपने मुखालफिन का नेगेटिव के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, फेक न्यूज था। तो मेरे ख्याल से इसको पुश करने के लिए इन अकाउंट्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है।
जैसे महमल ने भी एक एग्जांपल दी कि आप हुकूमत के खिलाफ कोई बात करें तो फौरी से आपके पास अटैक आता था। और आपको पता है कि एक्स हो, फेसबुक हो, इस पे किस तरीके से चीजें वायरल होती हैं, ट्रेंड बनाए जाते हैं कि अगर 5-6 बड़े ग्रुप्स इसको पुश कर रहे हो तो फिर जो दूसरे लोग हैं पीटीआई के, जिनका शायद इन ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं हो, वो भी उसका हिस्सा बन जाते हैं और वो चीज मल्टीप्लाई होती रहती है और चीज इस तरीके से वायरल हो जाती है। और ये महमल ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। हम यहाँ पे ये तो हिसाब लगा सकते हैं कि वफाकी हुकूमत हो, सोशल मीडिया हो, किसी सूबे का, वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ पीटीआई का गठजोड़ था वहां बैठ के जो अकाउंट्स चलते थे वो तो शायद पैसे का हिसाब बजट में आता ही नहीं है, तो वो हम ना कभी इस पर बात करेंगे ना कभी हमारे सामने आएगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी अगर करनी चाहिए तो सबकी करनी चाहिए, जहां हुकूमतों की होती है, सियासी हुकूमतों की, व गैर सियासी जो कुव्वतें हैं उनके भी जो पेड ट्रोल्स थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और आप अक्सर देखते थे कि बल्कि 4-5 साल तो हमने देखा ही है ना कि अगर आपने कोई चीज पीटीआई के खिलाफ बात की है तो आपको 2 मुख्तलिफ सेक्ट से अटैक किया जाता था। मतलब ये चीजें तो बड़ी ऑब्वियस सी थी उस वक्त। तो ये मेरे ख्याल से मकबूलियत नहीं, लेकिन ये जो फेक प्रोपेगेंडा है इसको फैलाने मेरे अकाउंट से बड़ा जब सेम पेज पे थे तो सेम ट्वीट्स भी होती थी, तो सेम ट्वीट्स। लेकिन एक और देखें, हमें सिर्फ ये सोशल मीडिया नहीं है, हमारे यहाँ जो सरकारी टीवी है जिसमें अरबों रुपए के अखराजात होते हैं, वो क्या कर रहा होता है? वो जो पार्टी हुकूमत में होती है उसका प्रोपेगेंडा प्रमोट करता है, जो उनके मुखालफिन होते हैं उनको खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। इसकी मैंने तो कभी कोई बैलेंस नहीं देखा हमारे पीटीवी चैनल पे या उसके जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, वहां पे क्या होता है, तो वो भी इसीलिए इस्तेमाल होते हैं, उस पर भी हमें सवाल उठाना चाहिए। फिर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जब हुकूमत में आती है तो वो जो एडवर्टाइजिंग करती है, डेवलपमेंट अपनी स्कीम्स दिखाने के लिए, उसमें भी आपको बाज़ मर्तबा ये नजर आएगा कि वो अपनी पार्टी प्रोजेक्शंस कर रही है, जिस पर अक्सर सुप्रीम कोर्ट जो है सवाल उठाती रही है कि आप तस्वीर नहीं लगा सकते और बहुत सारे इश्तिहारात में आप क्या क्या अहकाम देते रहे, उसकी भी खिलाफ वर्जी होती रही है। तो वहां पे भी ये होता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रोजेक्शन कर रही होती है, डेवलपमेंट स्कीम्स की प्रोजेक्शंस के नाम पर अपने मुखालफिन को जो है अटैक किया जाता है। ये पीटीवी वगैरह के शोज देख लें, अगर आपको वहां पे कोई बैलेंस नहीं नजर आएगा, आपको ये लगेगा जो भी मुखालिफ है उस पार्टी का उसको अटैक किया जाएगा। तो ये चीजें भी हो रही होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया इस चीज से इससे एक सवाल निकलता है जो मैं भट्टी साहब से पूछना चाहती हूँ, और भट्टी साहब के पास बड़ी इनसाइड खबरें भी होती है। भट्टी साहब, ये जब अब सरकारी दस्तावेजात सामने आ रही हैं, आप इसका मकसद क्या समझते हैं? और अभी आपने कार्रवाई की बात की, तो क्या आप ये भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई होगी इसके ऊपर? मैडम शेख, कार्रवाई के 2 तरीके हैं। मैं जो सुन रहा था अभी, मैंने जो बात भी की उसमें एक है कि किसने ये दिए, इनको किसके कहने पे दिए और किसने दिए, उनके खिलाफ। और दूसरी ये है कि इनमें से अक्सर लोगों को जब 9 मई के बाद पकड़ा भी गया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, कोई इसमें से अक्सर जब ये इस तरफ बात 9 मई जब हुआ तो उसके बाद जब ट्रेंड चले, उससे पहले 14 महीने और फिर 9 मई के बाद, तो उस वक़्त ये इस तरफ तवज्जो दी गई तो वो लोग कर रहे थे काम और उस वक़्त भी तनख्वाहें ले रहे थे। तो ये पैसा वसूल करना ये कोई नहीं, लेकिन बाकी सारा जो है वो वो कार्रवाई वो चला रहे हैं और काफ़ी एक्टिविस्ट हैं जिनको वो, लेकिन वही फिर बात वही होती है कि जैसे इंदलीब अब्बास साहबा पहुंच गई जहांगीर तरीन साहब के दफ्तर में, हालांकि वो 9 मई के मुकदमों में मुलजमा थी और इश्तिहारी थी और खदीजा शाह वाली गाड़ी में भी थी, तो उन्होंने वो शामिल हो गई। अब मेरे ख्याल से उनके मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो माफ़ी मांग के साइड पे हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें पता ही नहीं था, हम एक पूरा सेट पैटर्न के जरिए आता था और सारा कुछ करता था। तो कोई आपका पॉइंट आ गया, एक पैमाने पे कार्रवाई नहीं दिखती। भट्टी साहब, एक ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और अहम इशू है जिसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय शामिल करेंगे। जो 57(1) में जो तरमीम की गई है सिंपल मेजॉरिटी से, अगर आप प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद होते तो आप उस एक्ट पे दस्तखत नहीं करते। मैं नहीं करता क्योंकि कंट्राडिक्शन है, वो आइन के खिलाफ है, वो आइन के खिलाफ मैं नहीं करता। दैट इज़ वाई वो जो भी हुआ वो हुआ जब मैं हज पे गया। रेफरेंस का जिम्मेदार कौन है? किसने भिजवाया वो रेफरेंस? मैंने नहीं भिजवाया। आपको किसने भिजवाया था? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। और प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था? और प्राइम मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि मैं तो देना ही नहीं चाहता था, उससे पूछें। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फ़ैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। मैं यहाँ नहीं होता ना तो जेल में होता।
ये मुझे ख्याल है कि कहीं मिनिस्टर होता तो मैं भी जेल में होता। अलीमा खान साहबा ने उनके साथ जेल में मुलाकात की और वो आई और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि मैं मिली उनसे तो वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से खुश नहीं थे। वो मेरे ऊपर एज अ दोस्त, एज अ हमदर्द वो नज़र रखते हैं, बड़ा क्रिटिकल डिस्कशन मेरे उनके। आप भी उन पर वैसी नज़र रखते हैं कि नहीं रखते? मैं उन पर, वो मेरे लीडर हैं अभी भी लीडर हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू तो आज रात चलेगा, लेकिन ये जो एक इनकी स्निपेट है बड़ी दिलचस्प है, जिसमें सदर मुमलिकत ये कहते हैं, इस खदशे का इजहार करते हैं कि उनको अभी भी नहीं यकीन कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने ख़त में भी कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, सदर मुमलिकत को नहीं लगता होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो होते तो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वो ना उसके ऊपर दस्तखत करते। बट सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए, इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया, कह दिया जनवरी के आखिर में इलेक्शंस हो जाएंगे, ये भी कहा कि कुछ ही दिन में हतमी स्केड्यूल भी आ जाएगा जो हल्का बंदियों का है, और आ चुका है, बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और फिर आज इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो गैर मुल्की मुबसर मिशन है, जो मॉनिटर करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं इलेक्शंस को, वो भी रजिस्ट्रेशन अपनी या एक्रेडिटेशन करवाना शुरू कर दें। तो ये तो सब इशारे कर रहा है कि इलेक्शंस बस हो सकते हैं जनवरी में। लेकिन सदर मुमलिकत को यह खदशा क्यों है, इसमें कितना वजन है, अपने तज्जियाकारों से ज़रा ये पूछते हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपको सदर के इस खदशे की वजह क्या लगती है? नहीं, इसमें कुछ हकीकत लगती है। उसकी वजह यह है कि उस तरह का माहौल नहीं है अभी तक, उस तरह के हालात नहीं हैं जिसमें कि जनवरी में इलेक्शन होते नज़र आए। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करें, पहले ले लें नून लीग का, कि उसके जो लीडर हैं वो अभी वापस आए हैं, अभी वो केसों में उलझे हुए हैं, अभी कब वो वक्त निकालेंगे इन केसों से फरागत के बाद अपने उम्मीदवार फाइनल करेंगे, कब इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, कब हलकों में जाएंगे और फिर इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। अब फ़र्ज़ करें इस वक्त जो हालात हैं, इसके लिए लग रहा है कि नून लीग जो है वो मोस्ट फेवरेट है हमारे ताकतवर हलकों की। तो उसका ये हाल है कि वो तैयार ही नहीं लगती अभी इतनी जल्दी इलेक्शन के लिए। दूसरी तरफ उनकी राइवल जमात है पीटीआई, उसके लीडर जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, अभी उनकी फेट फैसला नहीं हुई, ना वो अहल हैं इलेक्शन के लिए, नाअहल हैं, वो उनको मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। पीटीआई के कौन कौन से लीडर जो हैं वो उस वक्त तक इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, कौन से नहीं ले सकेंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो वाज़े तौर, अच्छा, तीसरी बात यह है कि अभी तक कोई डेट नहीं आई। ये वो तीन बड़े फैक्टर हैं जिससे आसानी से ये कहा जा सकता है कि जो जनवरी की जो डेट है वो इतनी मोतबर और मुस्तनद नहीं लगती। मेरा ख्याल है कुछ और डिले भी शायद ये इलेक्शन करना चाहते हैं, हो सकता है 1 महीना ही हो, लेकिन ये इलेक्शन डिले होंगे। सर, वैसे 2.5-3 महीने हैं दरमियान में, उसमें सब रुकावटें आपको लगता नहीं अबूर हो जाएंगी? देखिए, जब तक नून तैयार नहीं होती, जब तक पीटीआई के बारे में फैसले नहीं होते, जब तक जो है ये नहीं यकीनी बनता कि भाई आइंदा सेटअप जो है वो किस तरह से इस इलेक्शन के ज़रिए बन सकेगा, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन की जो ये जनवरी की डेट है, सदर की राय में वज़न है। शहजाद, वज़न है जी। अलीना, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, इलेक्शन कमीशन जो एक नोटिस जारी करता है जिसमें कहता है कि एंड ऑफ जनवरी में हो जाएंगे इलेक्शन और नवंबर में हम मुकम्मल कर लेंगे हल्का बंदियां। क्या बात है जो इलेक्शन कमीशन को रोक रहा है शेड्यूल जारी करने से? मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पोजीशन वाजे कर चुका है कि इलेक्शन की डेट अब हमने देनी है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद। जबकि जैसे अभी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे थे कि जो आइन है वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है, और अगर सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है तो चले वो कह रहे कि अगर मैं होता उस वक्त हज पे ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट को मैं पास ही ना करता, मंजूरी ना करता। लेकिन सदर पाकिस्तान ये भी बताएं कि वो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी उन्होंने एक लेटर लिखा, लेकिन वो भी हमने शो पर डिस्कस किया था, एक एडवाइजरी थी, उसमें उन्होंने कोई फर्म तरीके से नहीं कहा कि इस दिन इलेक्शन होने चाहिए, वो दे देते।
बाद में इलेक्शन कमीशन जाने, सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज हो जाता तो हो जाता, इंप्लीमेंटेशन ना हो जाती तो भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वहां पे उनकी तरफ से एक वजाहत आ सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली हियरिंग है उसमें क्या कहा, उसमें यही कहा ना कि अगर सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है, जो कि पीटीआई के वकला का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो सदर पाकिस्तान ने डेट क्यों नहीं दी? अब वो उन्होंने जो सिर्फ एक एडवाइजरी जारी कर दी, तो मेरे ख्याल से ये सवाल उनसे होना चाहिए था कि आपने डेट क्यों नहीं दिया गया, आइन आपको ये इख्तियार देता है। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा, ये सबसे अहम मामला है। नवाज शरीफ साहब जो अभी कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि मुख्तदर हल्कों की फेवरेट चॉइस है, वो आते हैं पूरी 1 घंटे की स्पीच करते हैं, उसमें इलेक्शन तक का जिक्र नहीं होता। अपना रोड मैप दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा लीडर होने के तहत ये नहीं कह रहे कि इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं और जल्द से जल्द होने हैं, उस बात पर कोई इसरार ही नहीं है। तो इसलिए मुझे भी लगता है, और ऐड टू इट फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि सर्दियों में इलेक्शन नहीं हो सकते, आप काफी सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बंद होते हैं बर्फबारी की वजह से, आप वहां जाके वोट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अभी भी इस पे क्लैरिटी नहीं है। नवंबर एंड दिसंबर में मेरे ख्याल से रीथिंक किया जाएगा कि क्या यही प्लान है या जो है हमने अपने प्लान को रिविजिट करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी मेरे ख्याल से, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने ये मामला आया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने वो टेकअप नहीं किया। फिर जब नए चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने वेट किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस पहले आ जाए, फिर वो उन्होंने केस लगाया, और इसमें भी वो खुद कहते रहे कि 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। वकला ने कहा नहीं, 3 नवंबर को तो 90 दिन पूरे हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए था ना कि आप पुश करते कि बेरिस मिनिमम टाइम में हो, क्योंकि 90 दिन का तो टाइम ही नहीं बचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए, रेलेवेंट जो भी है ईसीपी और दूसरे इदारे, और 10 दिन की तारीख दे दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं, उन्होंने 10 दिन की तारीख दे दी है और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। ये सबको पता है प्रैक्टिकली 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते, 90 दिन नहीं हो सकते, बट कम से कम इस बात पे तो इसरार हो सकता है कि इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं और बेरिस मिनिमम टाइम पर होने हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मंतक थी, इतनी लंबी आप तारीखें दे दें, जबकि इस ये फंडामेंटल राइट है। जमहूरियत का तसलसल अगर होना है तो ट्रांजिशन पावर होनी है, जो कि इस मुल्क में इस वक्त होती हुई नहीं नजर आ रही। इस मुल्क में 2 सूबे जो है वो तकरीबन 1 साल हो जाएगा, वो केयर टेकर पे चल रहे हैं, लेकिन किसी के कहां पे जू नहीं रेंगती। आप केयर टेकर कह रहे हैं, लेकिन वो केयर टेकर भी ऐसा लग रहा है कि वो जो हुकूमत है, फुल अथॉरिटी वाली हुकूमत वो है, मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं। महमल, आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूंगी। ना सिर्फ अथॉरिटी वाली हुकूमत है, बल्कि एक जानेदार हुकूमत भी है ना। पंजाब में तो बड़ा खुल के ये सामने आ चुके हैं हर चीज पे, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये आपस में लड़ रहे थे कि कैबिनेट में किस पार्टी के कितने मेंबर हैं, कितने। हाँ, बिल्कुल सही है। किसकी हुकूमत है, कौन सी पार्टी की हुकूमत है, ये हो रहा था। जी एलिना, देखिए एलिना, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया, आज नौशीन यूसुफ साहब की स्टोरी भी कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और मीडिया को भी आए और आकर जो इलेक्शन होने वाले हैं और फिर उसके एक्रेडिटेशन के लिए। अच्छा, फिर ये भी था कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से भी एक चीज मुंसलिक की जाए थी कि जब वो वापस आएंगे, इसका मतलब है कि निशानदेही हो जाएगी कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन असल इब्हाम या ये सदर मुमलिकत का भी जो खदशा हो, या इवन हमारे भी जो अपने खदशात हों, वो किस वजह से? वो इस वजह से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक तारीख नहीं दी। आईनी तौर पे तो सदर साहब तारीख दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से इवन इमरान खान साहब ने भी डिसअपॉइंटमेंट का जो है वो इजहार किया, पीटीआई ने भी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी दी तो इलेक्शन कमीशन को अभी तक किसने रोका हुआ है कि वो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे? वो आज इलेक्शन की डेट दे दे, वो अच्छा, क्योंकि ये पॉइंट दूसरी दफा उठा है, तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि बेनज़ीर शाह साहबा कुछ दिनों पहले जब हम ये इशू डिस्कस कर रहे थे हमारे शो में थी, और उन्होंने अपने सोर्सेज से ये बताया, बल्कि आई थिंक उनकी इलेक्शन कमीशन में किसी से बात हुई थी या किसी एक्सपर्ट से बात हुई थी, और उन्होंने कहा कि इसमें एक कानूनी कतगन है। अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो फिर उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता इलेक्शन एक्ट के मुताबिक या कानून के, वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको कुछ मखसूस दिन के अंदर पूरा करना होता है। इस वजह से तारीख का ऐलान नहीं किया गया। यही मैं बात करी, ये कब करेंगे? क्या ये दो हफ्ते पहले करेंगे जब बिल्कुल उनको किसी चीज का भाव नहीं रहेगा? ऐसे तो नहीं होता ना, इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है। ईसीपी को पहली दफा तो इलेक्शन नहीं करा रही पाकिस्तान के अंदर, उनको पता है कौन कौन से अंदर जो है वो कानूनी और दूसरे इश्यूज भी हैं। तो जब तक वो इलेक्शन की डेट का अनाउंस नहीं करेंगे तब तक ये इब्हाम खत्म नहीं होगा। और जो मौलाना फजल रहमान भी जो बात करेंगे जी सर्दियां चले, जी हो सकते हैं जी सर्दियां, लेकिन बात ये कि वो कह रहे जनवरी, वो तो खैर मेरे ख्याल में चाहते भी नहीं है कि इलेक्शन हो, उनको तो
जनवरी का शायद फरवरी में भी ना उनको सूट करता, उनको पता नहीं कब तक भी सूट करता, लेकिन हमने उनके ऊपर तो नहीं जाना। हमने तो जाना है कि देखिए हम इलेक्शन होने हैं, लाजमी होने चाहिए। आपने आईनी तो एक खिलाफ वर्जी कर दी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना पंजाब में कराए, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना बाकी मुल्क में इस वक्त हो रहे हैं। तो आप जनवरी के अगर कह रहे हैं, खत लिख रहे हैं तो डेट भी दे दें। वहां पर तो अगर आपने जनवरी में भट्टी साहब बड़ा हंस रहे हैं, भट्टी साहब क्या सोचे आपने, इलेक्शन करवाने जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं करवाने? मैडम शेख, अब आपने असल बात की कि मैंने क्या सोचा है। असल बात ये है कि मैंने क्या सोचना है और मैंने क्या करना है। आप जैसे हंस रहे थे ना क्रिटिकली बाकियों के तज्जिए में। मैडम शेख, ये तो मासूम लोग हैं, तज्जिए कर रहे हैं। अच्छा, गैर निसाबी, गैर किताबी, मतलब हकीकत पसंदाना जवाब जरा पहले। किसी को कख पता नहीं मैडम शेख के इलेक्शन कब होंगे, सिवाय मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। कहंदे ने नैना तेरे नाल रहना, अज करार करनिया, तेरे नाल प्यार करनिया। बकौल जरदारी साहब, नवाज शरीफ इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर रहे, इलेक्शन नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे महबूब कायद का। सूरत हाल क्या है मैडम शेख, जब मेरे महबूब कायद की तमाम कानूनी रुकावटें दूर करने की रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी, जब मेरे महबूब कायद मुस्लिम लीग के मुर्दा रूह में जिस्म में रूह फूंक कर मुतमिन हो जाएंगे, जब मेरे महबूब कायद का दिल वज़ीर आज़म हाउस में रहने के लिए मचलने लगेगा, और तब इलेक्शन हो जाएंगे। मैडम शेख, ना मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब ने उनको ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि वो शहजाद भाई ने ऐसे ही बात की, मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने बात नहीं की। ये सिर्फ मेरे महबूब कायद नहीं है, सुना जा रहा है कि मेरे महबूब कायद तो इलेक्शन फौरी नहीं चाहते, यानी अभी जब वो ओके का सिग्नल देंगे तब होंगे। साथ साथ मौलाना साहब भी सुना जा रहा है उनके हम नवा है, और 50% पीपल्स पार्टी भी सुना जा रहा है कि हम नवा है। जो 50% है वो जरदारी साहब की पार्टी है। बिलावल भुट्टो साहब की ड्यूटी लगी हुई है कि वो आइन जमहूरियत पे तकरीरें करें, वो करते रहेंगे। वैसे मैडम शेख, मैं जान की अमान पाकर अर्ज करूँ, इलेक्शन की अभी ज़रूरत क्या है? निगरान सेटअप को चलने दें। आइन का एक झकावा था वो ख़त्म हो गया, निगरान सेटअप कमाल का चल रहा है। कल जैसे उन्होंने फैसला किया है, सज़ा मुअत्तल की है, कमाल की है। ऐसा हैरान की इतनी मैंडेट वाली हुकूमत है। और अगर इससे आपका समझते हैं कि जी भर गया, पाकिस्तानी भी है ना, कोई थोड़े अरसे बाद जी भर जाता है, तो फिर कोई हुक्मनामा दे दें, कोई रास्ता निकाल कर मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब से हलफ उठवा लें। क्योंकि इलेक्शन मैडम शेख हो भी गए तो तब भी वजीर आज़म, वैसे तो अब भी वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन इलेक्शन हो भी गए तो तब भी वजीर आज़म नवाज शरीफ हैं। और मैडम शेख, इस बार नवाज शरीफ साहब का मुकाबला, कई बार पहले भी कह चुका हूँ, नवाज शरीफ साहब से होगा। और एक कांटेदार मुकाबले के बाद ये दो तीन जो आपने बातें की है ना, ये दो तीन आपने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, इसको जरा मुझे बाकियों से भी राय लेने देना। मेरे पास टाइम, एक जुमला सिर्फ। जी। और एक कांटेदार मुकाबले के बाद नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को हराकर वजीर आज़म बनना है। और अब आ जाए एक आखिरी जुमला इस असल निसाबी किताबी बात पे। इलेक्शन कमीशन संजीदा है और वो जनवरी फरवरी में करवाना चाहता है, लेकिन बाल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। ओके मेहमल, पीपल्स पार्टी में एक हल्का है जो इलेक्शंस नहीं चाहता अभी, हाँ या नहीं? नहीं अलीना, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो तो एक्चुअली मेरे ख्याल में एक वाहिद जमाती जो शुरू से पीटीआई के अलावा कह रही थी कि जी फौरी इलेक्शन कराए, जल्दी इलेक्शन। चले भट्टी साहब और आपकी राय में इख्तलाफ आ रहा है, अब रुक जाए एक मिनट। सुहेल साहब, क्या इलेक्शंस के लिए सिर्फ नवाज शरीफ की हाँ का वेट हो रहा है और नवाज शरीफ अभी वक्त चाहते हैं? मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ का आना ही इस चीज़ का सिग्नल है कि इलेक्शन होने हैं, और जनवरी नहीं तो फरवरी में। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ की ये मजबूरी है कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा देर मुलतवी ना हो, इलेक्शन जल्दी हो जाएं, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाएंगे वो अगर कैंपेन महीने 2 महीने की से ज़्यादा हुई। और
जो भी अपने वोटर को वो खड़ा करेंगे या अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, वो अगर ये प्रोसेस लंबा हो गया तो फिर वो चल नहीं सकेगा। इसलिए मैं तो जिस दिन से मियाँ नवाज़ शरीफ आए हैं उस दिन से कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन होंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ की ये मजबूरी है कि वो इलेक्शन की डिमांड करे, जल्दी इलेक्शन की डिमांड करे। ये हो सकता है जनवरी नहीं तो फरवरी में हो जाए, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ की भी अब ये ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन हो, और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो इक़्तिदार कैसे संभालेंगे। इसलिए इलेक्शन होंगे तो वो इक़्तिदार संभाल सकेंगे। ठीक है, बुनियादी सवाल पे तो सब एक है, लेकिन निटी ग्रिटीज़ के ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों में इख्तिलाफ़ राय पाया जा रहा है। अपनी राय का इज़हार सोशल मीडिया पे कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।